तो आज की जो केस फाइल है उसका नाम है खून का खेल। आइए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक चीख से जो एक शांत रात के सन्नाटे को बुरी तरह चीर देती है। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं क्राइम सीन पर और देखते हैं कि पुलिस को वहां आखिर मिला क्या। तो यहां मिलते हैं हमारे विक्टिम से, अरविंद मेहरा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी दुनिया दौलत और पावर के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन आज वो अपनी ही स्टडी में बेजान पड़ा है और मौत का ये मंजर किसी भी आम जुर्म जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब ये जो केस है ना, ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। मतलब एक ऐसा जुर्म जो एक बंद कमरे में हुआ हो, जहां से कातिल का आना या जाना नामुमकिन सा लगता हो। अब सोचिए, जो बात इस सीन को एकदम नामुमकिन बना देती है वो क्या है। पहली चीज, स्टडी का दरवाजा वो अंदर से बंद था। दूसरी, खिड़कियों पर लगी थी लोहे की मोटी मोटी सलाखें। तो फिर तीसरा और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कातिल है कहां? वो अंदर आया तो आया कैसे और बाहर गया तो गया कैसे? तो सवाल घूम फिर के एक ही जगह आता है, और वही इस पूरे केस की जड़ है कि भाई अगर कोई अंदर बाहर आ ही नहीं सकता था तो ये मर्डर आखिर हुआ कैसे। और जानते हैं इस पहेली को और भी ज्यादा उलझाने के लिए वहां क्या था? मेहरा के लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, गेम ओवर, जैसे कातिल कोई खेल खेल रहा हो। तो अब जब पहेली सामने आ चुकी है तो इसे सुलझाने वाले खिलाड़ी की एंट्री तो होनी ही थी, और यहीं से खेल की असली शुरुआत होती है। और ऐसे उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए वैसा ही दिमाग भी चाहिए। तो एंट्री होती है इंस्पेक्टर राघव की, एक ऐसा अफसर जो सबूतों से ज्यादा इंसानी फितरत को पढ़ना जानता है। राघव ने क्राइम सीन को बस एक नजर देखा और वो समझ गए कि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। उनके शब्द थे, ये कोई मामूली मर्डर नहीं है, ये तो किसी खेल की शुरुआत है। अब जाहिर है जांच का रुख उन लोगों की तरफ मुड़ेगा जो उस रात उस घर में मौजूद थे। तो शक की सुई आकर अटकती है घर में मौजूद 4 लोगों पर। सबसे पहले पत्नी सुनीता, जिसके पास अब अरविंद की सारी दौलत आ सकती थी। फिर है बेटा आयुष, जिसकी अपने बाप से कह सकते हैं कभी बनी ही नहीं। तीसरा, बिजनेस पार्टनर विक्रम। पता चला है कि हाल ही में एक बड़ी डील को लेकर अरविंद से उसका जबरदस्त झगड़ा हुआ था। और चौथी, पर्सनल असिस्टेंट रिया, जो अरविंद के हर राज की हमराज थी और शायद कुछ ज्यादा ही जानती थी। मतलब मोटिव तो चारों में से किसी के पास भी हो सकता है। तो राघव के सामने ये चारों खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर डर तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन राघव की नजरें वो उस डर के पीछे छिपे असली इमोशंस को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जब ऐसा लग रहा था कि केस बस इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द सिमट जाएगा, तभी एक ऐसी जानकारी सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और ठीक उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर भागा भागा आता है और उसके पास एक ऐसी खबर है जो उस पूरे खेल का रुख ही पलट देगी। खबर यह थी कि पुलिस के यहां पहुंचने से भी पहले किसी ने इस मर्डर की खबर दे दी थी। सोचिए, एक गुमनाम कॉल जिसने पूरे केस का नक्शा ही बदल दिया। और जब उस कॉलर की पहचान खंगाली गई तो पुलिस के कॉल लॉग में सिर्फ एक ही अक्षर था, एक्स। ये सुनते ही राघव के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो समझ जाते हैं कि इस खेल में एक 5वां खिलाड़ी भी है जो अब तक पर्दे के पीछे था। वो कहते हैं, तो असली खेल अब शुरू होगा और मैं एक्स को खोज कर रहूंगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक्स आखिर है कौन? क्या वो कातिल है या फिर कोई गवाह? इस खून के खेल का अगला मोड़ क्या होने वाला है? नमस्कार। आज हम एक ऐसी जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देगी। ये कहानी है धोखे की, रहस्यों की और एक ऐसे खेल की जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी क्राइम सीन से नहीं होती, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बंद कमरे से। माहौल में टेंशन है और वहां चल रहा है पूछताछ का एक जबरदस्त दौर, सच को बाहर लाने की कोशिश। और इस पूरे इंटेरोगेशन को लीड कर रहे हैं इंस्पेक्टर राघव। उनका पहला ही सेंटेंस मतलब कमरे में टेंशन को सीधा डबल कर देता है। ये साफ हो जाता है कि वो किसी भी झूठ को बख्शने वाले नहीं है, और ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब शुरू होता है सवालों का वो जाल, एक ऐसा जाल जहां हर किरदार अपने आप में एक पहेली है और हर सवाल
वो जवाब कम और एक नया सवाल ज्यादा लगता है। इंस्पेक्टर राघव एक एक करके सस्पेक्ट से बात करना शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुनीता का, मृतक की पत्नी, और पूछताछ के दौरान उसका घबराना, उसका कांपना पहली ही नजर में शक की सुई को और गहरा कर देता है। उसका जवाब बड़ा सीधा सा है, मैं तो अपने कमरे में थी, मुझे कुछ नहीं पता। सुनने में तो ये एक सिंपल सा बहाना लगता है, पर सवाल यह है, क्या यही सच है? लेकिन यहीं पर इंस्पेक्टर राघव की वो पारखी नजर काम आती है। वो एक ऐसी चीज नोटिस करते हैं जो पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है। सुनीता के उंगलियों पर खून का एक बहुत ही हल्का सा दाग। बस ये एक छोटा सा सबूत उसके पूरे बयान पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगला नंबर आता है बेटे आयुष का। उसके एटीट्यूड में ना गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही है। और देखिए, जहां इतनी नाराजगी हो वहां मोटिव यानी मकसद अक्सर छुपा नहीं रहता। हाँ, वो मानता है कि उसके पिता उसे हमेशा नीचा दिखाते थे, लेकिन वो हत्या करने से साफ मुकर जाता है। उसके शब्दों में गुस्सा तो है, मकसद भी है, पर सवाल ये उठता है कि क्या उसमें ये करने की हिम्मत भी थी? अब जब जांच थोड़ी और आगे बढ़ती है तो आयुष के लैपटॉप से एक चीज मिलती है, प्रोजेक्ट एक्स नाम का एक हिडन फोल्डर। और सबसे अजीब बात क्या है, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन, और उस पे लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ये एक ऐसा डिजिटल क्लू है जो इस केस को और ज्यादा उलझा देता है। अब बारी आती है विक्रम की, मृतक का बिजनेस पार्टनर, और उसका मोटिव वो तो शीशे की तरह साफ है, कंपनी पर पूरा का पूरा कंट्रोल। लेकिन विक्रम के पास एक, कह सकते हैं, एक आयरन क्लैड एलिबाई है, एक ठोस बहाना। उसका कहना है कि जिस वक्त ये सब हुआ वो शहर के एक होटल में मीटिंग में था, और तो और वो सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने को भी कहता है। और यही कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो विक्रम का दावा एकदम सच निकलता है, वो सच में उस होटल में था। मतलब इस पक्के सबूत के साथ विक्रम फिलहाल तो शक के दायरे से बाहर हो जाता है। और अब आखिरी सस्पेक्ट रिया, मृतक की पर्सनल असिस्टेंट। एक तरफ जहां बाकी सब या तो घबराए हुए हैं या गुस्से में, वहीं रिया का एकदम शांत रहना उसे सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। रिया एक ऐसी बात बताती है जो अब तक किसी और ने नहीं बताई। वो कहती है कि मिस्टर मेहरा पिछले एक हफ्ते से काफी डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है। ये एक ऐसी जानकारी है जो पूरे केस को एक बिल्कुल ही नया एंगल दे देती है। और इसी बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर राघव की नजर रिया की कलाई पर बंदी घड़ी पर पड़ती है। उस घड़ी पर एक बहुत ही अजीब सा निशान बना हुआ है, एक ऐसा सिंबल जो इंस्पेक्टर ने पहले कभी नहीं देखा। तो लीजिए एक और पहेली जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। तो चलिए 1 मिनट रुककर देखते हैं कि अब तक हमारे पास क्या क्या है। पत्नी है सुनीता जिसके पास कोई सॉलिड बहाना नहीं है और उंगलियों पर खून का दाग है। फिर है बेटा आयुष जिसके पास मोटिव है और एक अजीब सा प्रोजेक्ट एक्स फोल्डर। बिजनेस पार्टनर विक्रम जिसके पास सीसीटीवी की पक्की एलिबाई है। और आखिर में असिस्टेंट रिया जिसकी घड़ी पर एक अजीब सिंबल है और जिसके हिसाब से मृतक को पहले से ही खतरे का अंदेशा था। मतलब 4 लोग, 4 अलग अलग कहानियां और कई सारे अनसुलझे सुराग। पहेली के सारे टुकड़े तो सामने बिखरे हैं, पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। तो पूछताछ का दौर तो खत्म हो गया है और सारे सुराग भी सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद केस अब सुलझने ही वाला है। लेकिन असली खेल तो असल में अब शुरू होने वाला था। ये कहानी अब सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहने वाली, बल्कि एक्स की तरफ से एक सीधी चुनौती बनने वाली है। दिन भर की इस थका देने वाली जांच के बाद इंस्पेक्टर राघव वापस उसी स्टडी रूम में लौटते हैं, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी है, पर यह खामोशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मृतक का लैपटॉप जो न जाने कब से बंद पड़ा था, उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, स्वागत है इंस्पेक्टर, अब तुम भी मेरे इस खेल का हिस्सा हो, एक्स। बस ये एक मैसेज और पूरा का पूरा केस एक झटके में पलट जाता है। अब यह साफ है कि कातिल सिर्फ भागा नहीं है, बल्कि वो अब इंस्पेक्टर को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है।
इंस्पेक्टर राघव को ये समझने में एक पल भी नहीं लगता कि उनका पाला किसी आम कातिल से नहीं पड़ा है। वो बस इतना ही कह पाते हैं, तो एक्स सिर्फ कातिल नहीं बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक दिमागी खेल है, और अब इंस्पेक्टर राघव खुद इस खेल का एक मोहरा बन चुके हैं। सोचिए, एक शातिर कातिल, एक जासूस जो उसके निशाने पर है, और एक ऐसा खेल जिसका अगला कदम सीधा मौत है। कातिल का खेल के इस तीसरे अध्याय में रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। कहानी की शुरुआत इस बार किसी सुराग से नहीं होती, बल्कि खून से लिखे एक ताने से होती है। दूसरी हत्या की जगह पर कातिल ने यह साफ कर दिया था कि ये कोई मामूली कत्ल नहीं है, ये उसके खतरनाक खेल का दूसरा लेवल है। आधी रात का सन्नाटा, और तभी एक फोन कॉल उस खामोशी को चीर देती है। इंस्पेक्टर राघव जानते थे इस वक्त आने वाली कॉल कोई अच्छी खबर तो लाएगी नहीं, और हुआ भी वही। इस कॉल ने उन्हें वापस उसी हवेली में खींच लिया जहां मौत ने एक बार फिर दस्तक दी थी। इस बार शिकार था आयुष मेहरा, जो अपने ही कमरे में बेजान मिला। लेकिन असली खौफ की वजह कुछ और थी। उसकी गर्दन पर चोट का निशान। वो निशान हूबहू वैसा ही था जैसा उसके पिता के गले पर था। अब कोई शक बाकी नहीं था, एक ही कातिल है जो इस पूरे परिवार का साया बन चुका है। तो अब आते हैं उस पहेली पर। देखिए, ये हत्या सिर्फ एक कत्ल नहीं थी, ये एक पजल था, एक बंद कमरे का रहस्य, एक ऐसी जगह जहां कातिल के आने का रास्ता तो था, पर जाने का कोई नहीं। जरा इस सिचुएशन को सोचिए। खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा बाहर से लॉक है, लेकिन जो चाबी है ना, वो कमरे के अंदर लाश के पास पड़ी मिलती है। तो फिर सवाल ये है कि कातिल बाहर निकला कैसे? यही एक सवाल इंस्पेक्टर राघव के दिमाग में घूम रहा था। और ठीक तभी कातिल ने अपना अगला दांव खेला। मृतक के लैपटॉप पर एक मैसेज था, लेकिन ये मैसेज परिवार के लिए नहीं था, ये सीधा इंस्पेक्टर राघव के लिए था। और इस एक धमकी ने पूरा खेल ही बदल दिया। अब ये केस पर्सनल हो गया था। और तभी राघव को ये एहसास हुआ, ये जो एक्स है ये सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा, वो उनके साथ खेल रहा है। हर हत्या, हर सुराग, हर धमकी, सब कुछ एक जानलेवा खेल का हिस्सा था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये एक्स है कौन? शक के दायरे में इस वक्त 3 लोग हैं, और तीनों के पास कत्ल करने की कोई ना कोई वजह हो सकती है। सबसे पहले आती है माँ सुनीता, जिनके आंसू इंस्पेक्टर राघव को कहीं ना कहीं बनावटी लग रहे थे। फिर है बिजनेस पार्टनर विक्रम। कहता तो है कि वो वहां नहीं था, पर क्या उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है? और आखिर में है रिया, उसकी पीए, जिसकी कलाई पर बंधी एक घड़ी शायद इस पूरे राज की चाबी है। और फिर एक ऐसा सुराग हाथ लगा जो कातिल ने नहीं बल्कि खुद मृतक ने पीछे छोड़ा था। वो थी आयुष की डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों ने सबके होश उड़ा दिए। लिखा था, एक्स हमारे बीच ही है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिख सकता। अगर मैंने लिखा तो मेरी मौत पक्की है। इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया था। कातिल कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि परिवार के अंदर ही छिपा था। और आयुष उसे जानता था। लेकिन कहानी अब एक नया और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। ठीक उसी वक्त जब पुलिस हवेली में सबूत इकट्ठा कर रही थी, कातिल ने अपनी अगली चाल चल दी। अचानक एक झटके में पूरी हवेली की लाइट्स चली गईं। हर तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ दिलों की बढ़ती हुई धड़कनों की आवाज। और उसी घुप अंधेरे में एक मशीन के चलने की आवाज आई। एक प्रोजेक्टर जो अपने आप ऑन हो गया था। उसकी रोशनी सीधे सामने की दीवार पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कातिल अब अपना शो शुरू करने वाला है। प्रोजेक्टर पर जो वीडियो चला, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पांवों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में इंस्पेक्टर राघव थे, लेकिन वो हवेली में नहीं, अपने घर के लिविंग रूम में बैठे थे। मतलब साफ था, कातिल की पहुंच अब सिर्फ क्राइम सीन अप नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर राघव के घर के अंदर तक थी। और फिर वीडियो के आखिर में दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज दिखाई दिया, खेल खत्म। ये कातिल का ऐलाने जंग नहीं, बल्कि ऐलाने जीत था। उसने दिखा दिया था कि वो जीत चुका है, और पूरी पुलिस फोर्स का मजाक बना दिया था। शायद कातिल को लगा कि इंस्पेक्टर राघव इससे डर जाएंगे,
लेकिन वो गलत था। राघव ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और एक तरह से ऐलान कर दिया, ये खेल अब मुझ पर निशाना साध रहा है, लेकिन शायद ये भूल गया है कि मैं भी खेलना जानता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि जब खेल का निशाना खुद इंस्पेक्टर राघव बन चुके हैं, तो वो अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? कैसे बचेंगे वो, और कैसे इस शातिर एक्स को बेनकाब करेंगे? सोचने वाली बात है। आज बात करते हैं क्राइम थ्रिलर द मास्टरमाइंड्स डेडली गेम के उस एक सीन की, वो सीन जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक मरा हुआ आदमी लौट आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसे हर कोई मरा हुआ मान चुका है, और वो अचानक से सबके सामने आके खड़ा हो जाए, क्या होगा तब? यही तो है इस सीन का सबसे बड़ा कैच। सीन खुलता है एक अंधेरे चर्च में। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है, एक खामोशी, और यहीं पर इंस्पेक्टर राघव का सामना होता है एक ऐसे इंसान से जिसे वो और उनकी पूरी टीम मुर्दा समझ चुकी थी, और वो है आयुष। रिया की कांपती हुई आवाज में जो सवाल है ना, वो असल में टीम के हर मेंबर के मन का सवाल है। उनका शौक, उनका अविश्वास, सब कुछ साफ है। अरे भाई, उन्होंने अपनी आंखों से लाश देखी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? और बस यहीं पर आयुष पहला बॉम्ब फोड़ता है। वो बताता है कि उसकी मौत तो एक नाटक थी, ये सब मास्टरमाइंड एक्स की एक बहुत सोची समझी चाल थी। क्यों? ताकि आयुष पर्दे के पीछे रहकर एक्स के लिए काम करता रहे और किसी को भी उस पर जरा सा भी शक ना हो। चलिए अब आते हैं कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट पर। ये तो पता चल गया कि आयुष जिंदा है, पर असली सवाल ये है कि इस पूरे खेल में वो आखिर है क्या? शिकारी, या फिर खुद एक शिकार? अब जाहिर सी बात है, इंस्पेक्टर राघव वही सोचते हैं जो हम सब सोचते, कि अगर आयुष जिंदा है और इतने बड़े धोखे का हिस्सा है, तो क्या वही एक्स है? राघव का ये सीधा सवाल सीन में टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर आता है दूसरा और शायद पहले से भी बड़ा खुलासा। आयुष कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, एक्स मैं नहीं हूं। वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो तो खुद को एक्स का सिर्फ एक मोहरा, एक पॉन बताता है। मतलब बिल्कुल साफ है, असली खिलाड़ी कोई और ही है। ये जो मोहरा शब्द है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़रूरी है। शतरंज में मोहरा क्या होता है? सबसे कमज़ोर पीस, जिसे अक्सर आगे बढ़ने के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आयुष इस खेल की सबसे कमज़ोर कड़ी है, जिसे मास्टरमाइंड अपनी मर्जी से नचा रहा है, और शायद उसे कुर्बान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यहाँ से कहानी एक और भी गहरी परत खोलती है। अब आयुष असली मास्टरमाइंड की पहचान के बारे में कुछ ऐसे क्लूज देने लगता है जो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। और ये क्लू किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब शक की सुई बाहर नहीं बल्कि टीम के अंदर किसी अपने पर ही घूम जाती है। सोचिए, क्या होता है जब सबसे भरोसेमंद साथी ही सबसे बड़ा दुश्मन निकले? और अब बात सिर्फ बातों तक नहीं रहती। आयुष एक ठोस सबूत, एक पुराना खत इंस्पेक्टर राघव के हाथ में थमा देता है। एक ऐसा खत जो इस पूरे खेल की सच्चाई को सामने लाने वाला था। और इस खत में लिखी सिर्फ ये 2 लाइनें सब कुछ साफ कर देती हैं कि मास्टरमाइंड कोई बाहर वाला नहीं बल्कि पुलिस टीम का ही हिस्सा है। कोई है जो उनके हर कदम, उनकी हर चाल को पहले से जानता है। इससे ये साफ हो जाता है कि राघव कितने बड़े और गहरे जाल में फंसा हुआ है। अब राघव और रिया इस भयानक सच को प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि मास्टरमाइंड अपना अगला मूव चलता है, और इस बार माहौल सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि जानलेवा हो जाता है। और सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। मास्टरमाइंड आयुष को नाम बताने से रोकने के लिए हमला कर देता है। अचानक छत से एक रस्सी गिरती है, आयुष का गला कसता है और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। वो सच बताने की अपनी आखिरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ये थे आयुष के आखिरी शब्द, जो कभी पूरे ही नहीं हो सके। वो मास्टरमाइंड का नाम लेने ही वाला था, और ठीक उसी पल उसे चुप करा दिया गया। ये सीन का सबसे टेंशन वाला मोमेंट है, जहां सच जुबान पर आकर बस रह जाता है। तो अब इकलौता गवाह चुप हो चुका है, और अब मास्टरमाइंड एक्स खुद सामने आता है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। इस बार वो सीधे इंस्पेक्टर राघव से बात करता है। और यहां मास्टरमाइंड का तरीका देखिए।
वो फिजिकली सामने नहीं आता, नहीं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। पूरे चर्च में एक रोबोटिक आवाज गूंजने लगती है और सबको ये एहसास हो जाता है कि एक्स यहीं कहीं है। एक्स की आवाज में ना एक अजीब सा घमंड है, एक तरह का मजाक उड़ाने वाला अंदाज। वो राघव की तारीफ तो करता है, पर साथ ही ये भी जता देता है कि असली खेल, अरे वो तो अब शुरू होगा। वो साफ साफ कह रहा है कि राघव, तुम भी मेरी बिसात के एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। और फिर वो फेंकता है अपना आखिरी पत्ता, एक सीधी खुली धमकी। मास्टरमाइंड ऐलान करता है कि उसका अगला और आखिरी निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर राघव है। तो सीन के आखिर में सिचुएशन क्या है? 1. मुख्य गवाह को चुप करा दिया गया है। 2. ये कंफर्म हो गया है कि कातिल टीम में से ही कोई है। और 3. अब हीरो खुद मास्टरमाइंड के डायरेक्ट निशाने पर है। मतलब हालात इससे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकते थे। और सीन हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाता है। जब हर भरोसेमंद चेहरे पर शक की सुई हो और जान खुद दांव पर लगी हो, तो ऐसे में राघव का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये असली एक्स है कौन? किसी भी अच्छे थ्रिलर की पहचान क्या होती है? उसका क्लिफ हैंगर, है ना? एक ऐसा मोमेंट जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए आज ब्लड गेम के पार्ट 5 के सस्पेंस को परत दर परत खोलकर देखते हैं कि आखिर एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर बनता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर राघव के इस एक सवाल से, जो पूरी कहानी की नींव रखता है। एक ऐसा सच जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, और बस यही वो हुक है जो हमें सीधे कहानी के जाल में फंसा लेता है। तो सस्पेंस की पहली सीढ़ी है एक ऐसी वापसी जो मुमकिन ही नहीं लगती, एक ऐसा सच जो सारे सबूतों और लॉजिक को एक झटके में खारिज कर देता है। यहां कहानी एक बहुत ही कमाल का काम करती है। ये दो अलग अलग हकीकतें हमारे सामने रखती है। एक तरफ है इंस्पेक्टर राघव का सच कि भाई उसने तो आयुष की लाश देखी थी, और दूसरी तरफ है असली सच कि जिसे लाश समझा जा रहा था वो तो बस एक डमी था। इसे कहानी कहने की दुनिया में नैरेटिव मिसडायरेक्शन कहते हैं। मतलब राइटर जानबूझकर हमारा ध्यान एक झूठी सच्चाई पर ले जाता है ताकि जब असली सच सामने आए ना, तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। और जैसे ही लगता है कि एक मिस्ट्री सुलझ गई, कहानी एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर देती है। अब आयुष खुद अपनी पहचान पर सवाल उठाता है, ये इशारा करते हुए कि शायद वो भी किसी बड़ी साजिश का बस एक मोहरा है। तो अगर आयुष सिर्फ एक मोहरा है, तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? यहीं से कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक विलन का खूनी खेल सामने लाती है। कहानी खुद ये सवाल पूछती है, जो न सिर्फ इंस्पेक्टर राघव के लिए है बल्कि हम सब के लिए भी है। और यही सवाल उस मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए स्टेज सेट करता है। और फिर सामने आता है असली मास्टरमाइंड, जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक पहचान है, एक्स। इस एक अक्षर से पूरी कहानी का कंट्रोल एक रहस्यमयी ताकत के हाथ में चला जाता है। और एक्स अपने खेल के नए नियम भी साफ कर देता है। दीवार पर 2 नई तस्वीरें हैं, एक रिया की जिस पे खून से एक्स बना है, और दूसरी इंस्पेक्टर राघव की। राघव की तस्वीर पर लिखा ये छोटा सा संदेश, नेक्स्ट सैक्रिफाइस, इस खेल को और भी ज्यादा डरावना और पर्सनल बना देता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि जान की बाजी है। और बस इसी एक धमकी से कहानी का पूरा खेल बदल जाता है। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये राघव के जिंदा रहने की पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। ये देखना दिलचस्प है कि दांव कैसे बढ़ता जाता है। कहानी एक साधारण सी जांच से शुरू हुई, फिर एक बड़ी साजिश में बदली, और अब ये सीधे राघव की जान का सवाल बन गई है। आयुष का ये डायलॉग कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है। दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि कोई अपना ही है। अब शक की सुई हर करीबी पर घूमने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली खतरा अंधेरे में छिपे कातिल से नहीं बल्कि सामने खड़े गद्दार से है। इस एक खुलासे से राघव की दुनिया ही पलट जाती है, जहां वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब जब दुश्मन का पता नहीं और किसी पर भरोसा नहीं, कहानी अपने आखिरी और सबसे तनावपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, मौत की उल्टी गिनती। आखिरी कुछ पलों में सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। तहखाने की बत्तियां अचानक बंद हो जाती हैं, सिर्फ एक लाल बल्ब जलता रहता है, और आयुष अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर दीवार पर खून से लिखा ये संदेश दिखाई देता है, जो एक साफ और जानलेवा डेडलाइन तय कर देता है। आधी रात को अगले शिकार का नाम सामने आएगा।
राघव अपनी घड़ी देखता है। रात के 11:55। आधी रात होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उन आखिरी 5 मिनटों का हर पल टेंशन को अपनी हद तक ले जाता है। 11:55 पर आयुष गायब होता है और ठीक 12 बजे किसी की मौत का ऐलान होने वाला है। और कहानी ठीक यहीं खत्म हो जाती है, इस एक सवाल के साथ। सिर्फ 5 मिनट में किसका नाम सामने आएगा? ये सवाल न सिर्फ कहानी का अंत है, बल्कि एक परफेक्ट क्लिफहैंगर भी है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए खून का खेल के इस अध्याय में गोता लगाते हैं, जहां आधी रात का सन्नाटा कोई सुकून नहीं, बल्कि एक नए जानलेवा खेल की शुरुआत लेकर आता है। कहानी का वो पल जब घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर मिलती हैं। हर तरफ एक अजीब सी भारी खामोशी है। ऐसा लग रहा है मानो ये अंधेरा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। और ठीक तभी उस गहरी खामोशी को तोड़ती है एक वाइब्रेशन। ये इंस्पेक्टर राघव का फोन है, और ये कोई आम कॉल नहीं है। ये तो रात के आतंक के शुरू होने का इशारा है। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर, और वो भी एक वीडियो कॉल। जानते हैं ना, आधी रात को आने वाली ऐसी अनजान कॉल कभी अच्छी खबर नहीं लाती। ये तो खतरे की घंटी है। राघव जैसे ही कॉल उठाते हैं, सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। विक्रम एक अंधेरे से कमरे में बंधा हुआ है, मुंह पर टेप लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज है पीछे की दीवार, जिस पर खून से कुछ लिखा है। और वो संदेश है दूसरी कुर्बानी। मतलब साफ था, कातिल ने अपना दूसरा शिकार चुन लिया है और वो अपना खेल शुरू कर चुका है। तभी वीडियो में एक परछाई दिखती है, काली हुडी पहने एक शख्स, जिसे हम सिर्फ एक्स के नाम से जानते हैं। उसकी आवाज एकदम गहरी और रोबोट जैसी इस पूरे सीन को और भी भयानक बना रही है। एक्स अब सीधे इंस्पेक्टर राघव से बात करता है, उसे एक चुनौती देता है और एक ऐसी डेडलाइन सेट करता है जो नामुमकिन सी लगती है। एक जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट। सोचिए, घड़ी की टिक टिक अब किसी की सांसों की गिनती बन चुकी है। जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 600 सेकंड का फासला रह गया है। लेकिन कातिल सिर्फ धमकी नहीं देता, वो एक पहेली भी देता है। विक्रम की जान इसी पहेली के जवाब में छिपी है। जहां पहला गुनाह किया गया था, वहीं दूसरी लाश पाई जाएगी। राघव का दिमाग अब तूफान के रफ्तार से दौड़ रहा है। पहला गुनाह, क्या मतलब हो सकता है इसका? एक एक सेकंड कीमती है और उसी पर विक्रम की जान टिकी है। और फिर उसे क्लिक होता है, पहला गुनाह मतलब पहला कत्ल। अरे हां, वो तो लाइब्रेरी में हुआ था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम वहीं पर है। तो अब पहेली सुलझ चुकी है, जगह का पता चल गया है, और अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ असली दौड़। लाइब्रेरी तक पहुंचने की दौड़। हर एक पल अब जान बचाने की कीमत पर है। लेकिन जब राघव लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो उन्हें वहां विक्रम नहीं मिलता। मिलता है तो बस घना अंधेरा, एक मेज पर जलती हुई अकेली मोमबत्ती और उसी के पास रखा विक्रम का मोबाइल फोन। अचानक फोन की स्क्रीन जल उठती है और उस पर एक मैसेज आता है। एक ऐसा मैसेज जो राघव का मजाक उड़ा रहा है। लिखा था, बहुत देर हो गई इंस्पेक्टर, तुम फिर से हार गए। पर यह डरावना खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही राघव मायूस होकर पीछे मुड़ते हैं, उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है, जहां ताज़ा खून की बूंदें टपक रही हैं और एक नया संदेश लिख रही हैं। और वो नया संदेश कातिल के असली और भी ज्यादा खतरनाक प्लान को सामने लाता है। खून से लिखा था, विक्रम अब नहीं रहा, अगली बारी रिया की है। इस एक पल में राघव का दिमाग जैसे 2 हिस्सों में बट गया। आधा हिस्सा विक्रम को खोने के सदमे में है, तो दूसरा हिस्सा रिया की जान के लिए एक भयानक डर से भर गया है। कातिल का ये पैगाम अपने पीछे 2 बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या विक्रम वाकई मर चुका है, या फिर ये भी एक्स का कोई और घिनौना झूठा खेल है? और इसी एक सवाल के साथ ये अध्याय एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मोड़ पर खत्म होता है कि अगर कातिल का संदेश सच है, तो फिर तीसरी कुर्बानी कौन होगा? नमस्कार। खून का खेल अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां हर पल दांव पर लगा है। पार्ट 7 में ना खेल के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। कातिल जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो अब सामने आता है।
तो चलिए इस बेहद रोमांचक हिस्से की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मैसेज से जो रोंगटे खड़े कर दे। खून से लिखा हुआ था, अगला नंबर रिया का है। यह सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जो इंस्पेक्टर राघव को वक्त के खिलाफ एक खतरनाक दौड़ में धकेल देता है। देखिए, अब तक कातिल पहेलियों में बात कर रहा था, इशारे दे रहा था, लेकिन अब खेल का पर्दा हट चुका है। इस मैसेज के साथ ही खतरा सीधा रिया के सर पर मंडराने लगता है और ये केस अब इंस्पेक्टर राघव के लिए बहुत पर्सनल हो जाता है। जरा इंस्पेक्टर राघव की हालत सोचिए। मैसेज देखते ही उन्होंने जो पहला काम किया वो था रिया को फोन मिलाना, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ। हर गुजरती सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रही थी और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके हॉस्टल की तरफ भागे। हॉस्टल पहुंचने पर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। रिया का कमरा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। अब इस बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा होगा ये सोचना भी मुश्किल था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो इंस्पेक्टर राघव ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। ये एक ऐसा पल था जो हमें उस भयानक मंजर के लिए तैयार कर रहा था जो दरवाजे के उस पार उनका इंतजार कर रहा था। और जैसे दरवाजा टूटता है, भाग दौड़ का शोर थम जाता है। अब फोकस एक्शन से हटकर इन्वेस्टिगेशन पर आ जाता है, क्योंकि कमरे में जो सुराग मिलने वाले थे वो इस कहानी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अंदर का सीन दिल दहला देने वाला था। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था और पास की टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। बस ये 3 चीजें, यही इस केस का अगला मोड़ थी। रिया के हाथ पर खून से बना वो निशान, वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक सिंबल था, ओमेगा का, ग्रीक अल्फाबेट का आखिरी अक्षर। सवाल ये उठता है कि कातिल इसके जरिए कहना क्या चाहता है? क्या ये उसका आखिरी शिकार है या ये किसी बड़े खेल के खत्म होने की शुरुआत है? और फिर ध्यान जाता है उस डायरी पर जिसके कवर पर लिखा था आयुष का सच। आयुष, याद है ना, वो किरदार जिसकी मौत से ये सारा खेल शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इस डायरी में सारे राज दफन है। डायरी का पहला पन्ना ही मानो एक धमाका करता है। उस पर लिखा था, आयुष कोई आम इंसान नहीं था, वो इस खेल की चाबी है। इसका मतलब साफ था, आयुष की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी, बल्कि वो इस पूरी साजिश का सेंटर पॉइंट था। डायरी का अगला पन्ना एक और भी गहरे राज से पर्दा उठाता है। वो राज ये था कि एक्स, हमारा मिस्टीरियस कातिल, वही है जिसने आयुष को इस जानलेवा खेल का हिस्सा बनाया था। ये खुलासा एक्स और आयुष के बीच एक बहुत ही खतरनाक कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था। अब इंस्पेक्टर राघव इन सुरागों को जोड़ ही रहे थे कि खेल का अंदाज अचानक बदल गया। अब तक जो कातिल परछाई में छिपा था, यानी एक्स, उसने पहली बार सामने आने का फैसला किया और ये सामना किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। तभी अचानक रिया को होश आता है और उसके पहले शब्द ही राघव के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, इंस्पेक्टर, एक्स यहीं है, वो हम सबको देख रहा है। ये एहसास कि कातिल उसी कमरे में मौजूद है बेहद खौफनाक था। लेकिन एक्स फिजिकली वहां नहीं था। तभी कमरे में एक प्रोजेक्टर चालू हो जाता है और दीवार पर एक परछाई उभरती है। एक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि उसकी पहुंच कहीं भी कभी भी हो सकती है। और फिर उस परछाई से एक आवाज गूंजती है जो सीधे राघव को चुनौती देती है, इंस्पेक्टर, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो रहा है। रिया को बचाना है तो मेरे अगले सुराग तक पहुंचो, वरना उसका अंत यहीं होगा। ये एक सीधा अल्टीमेटम था। और अगला सुराग दीवार पर उभरता है। अगला पड़ाव वीरान चर्च। एक्स ने खेल का अगला मैदान चुन लिया था और राघव को अब उसके बनाए नियमों पर ही चलना था। और बस यही आकर पार्ट 7 हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से आगे या तो सच है या फिर मौत का एक सोचा समझा जाल। राघव का अगला कदम ही सब कुछ तय करने वाला था। इंस्पेक्टर राघव के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने बेहोश रिया को उठाया और सीधा चर्च की ओर निकल पड़े। उन्होंने कातिल की चुनौती स्वीकार कर ली थी, ये जानते हुए भी कि ये एक जाल हो सकता है। और पार्ट 7 हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या उस वीरान चर्च में सच मिलेगा और ये खून का खेल खत्म होगा, या फिर ये एक्स का बिछाया हुआ एक और मौत का जाल है जिसमें इस बार इंस्पेक्टर राघव खुद फंसने जा रहे हैं? इसका जवाब हमें अगले पार्ट में ही मिलेगा।
तो ब्लड गेम के पार्ट 8 ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। सोचिए, एक खूनी संदेश, एक वीरान चर्च और एक ऐसा इंसान जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो शायद जिंदा है। चलिए इस कहानी के सबसे खौफनाक राज की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है खून से लिखे इस पैगाम से। ये शब्द चर्च के क्रॉस पर मिले थे और ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था, एक ऐसे खेल का जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो हमारी पड़ताल शुरू होते है एक सुनसान वीरान चर्च से। ये वो जगह है जहां इंस्पेक्टर राघव और रिया जवाब ढूंढने आते हैं, पर उन्हें मिलते हैं और भी गहरे सवाल। यकीन मानिए, यहां की खामोशी भी चीख चीख कर एक कहानी कह रही थी। चांदनी रात में ये वीरान चर्च किसी भूताहा जगह से कम नहीं लग रहा था। जब राघव और रिया वहां पहुंचे तो हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी, मतलब वैसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। चर्च की टूटी हुई खिड़कियों से जो हवा आ रही थी वो एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। हर एक आहट के साथ वहां का खौफ और बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये वीरान जगह खुद कोई राज उगलने की कोशिश कर रही हो। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और तभी चर्च की घंटी अपने आप बज उठती है। जरा सोचिए, एक ऐसी वीरान जगह जहां कोई आता जाता नहीं, वहां अचानक घंटी का बजना, ये हवा तो नहीं हो सकती थी। ये एक इशारा था कि कोई उन्हें देख रहा है। और इसी खौफ के बीच रिया की कांपती हुई आवाज गूंजती है। वो बताती है कि इंस्पेक्टर, ये वही जगह है जहां आयुष को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। और बस उसी पल ये वीरान चर्च इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन जाता है। चर्च के इस डरावने माहौल से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन सुरागों पर नजर डालेंगे जो राघव और रिया को मिलते हैं। और ये कोई आम सुराग नहीं है, नहीं, ये खून से लिखे गए हैं। जांच के दौरान पूजा की वेदी के ठीक पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा किसी अच्छी जगह नहीं, बल्कि उन्हें चर्च के और भी गहरे और अंधेरे राज की तरफ खींच रहा था। ये एक जाल था। दरवाजे के अंदर का नजारा तो और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून से 3 चीजें लिखी थी, ओमेगा का निशान, एक एक्स और एक लैटिन मुहावरा। ये क्या था? कातिल का सिग्नेचर या कोई पहेली? वो लैटिन मुहावरा था, मोर्टिवी वेवेंट, जिसका मतलब है मरे हुए जिंदा हैं। इस एक लाइन ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या ये आयुष के बारे में इशारा था? क्या वो वाकई मर चुका था, या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख देगा। एक ऐसा सच आयुष के बारे में जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन खूनी दीवारों के बीच एक चीज थी जो सबसे अलग थी, एक पुरानी सी तस्वीर, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो इस पूरे खेल को पलटने वाला था। और उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि खुद आयुष था। पर वो अकेला नहीं था, वो एक्स के साथ खड़ा था। जी हां, वही शख्स जिससे सब पीड़ित समझ रहे थे असल में कातिल का साथी था। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिया की चीख उस सच को बयां कर रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आयुष खुद एक्स के साथ था। उसका भरोसा, उसकी दोस्ती, सब एक पल में टूट चुका था। और जैसे ही ये सच सामने आया, असली खेल शुरू हो गया। एक्स का जानलेवा खेल, जिसमें अब राघव और रिया दोनों ही बुरी तरह फंस चुके थे। सच के सामने आते ही वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक ही झटके में राघव और रिया शिकारी से शिकार बन गए। अब वो उस अंधेरे कमरे में कैद थे और उनके साथ था कातिल एक्स। और तभी अंधेरे में एक्स की आवाज गूंजती है। हर सच की एक कीमत होती है, और वो कीमत है रिया की जान। ये एक सीधी धमकी थी। अब ये खेल जान पर बनाया था। लेकिन एक्स शायद इंस्पेक्टर राघव को नहीं जानता था। इस धमकी के जवाब में राघव ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। डरना उनके स्वभाव में नहीं था, और वो रिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राघव अंधेरे में चिल्लाते हैं, एक्स सामने आ, खेल खत्म हो गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राघव का आत्मविश्वास था कि वो इस खूनी खेल को अब यही खत्म कर देंगे।
और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। राघव की चुनौती के बाद अंधेरे से कोई बाहर आता है, पर सवाल यह है कि वो कौन है? क्या वो एक्स है? एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर उस घने अंधेरे से एक साया धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है। राघव और रिया दोनों की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद आयुष था। वही आयुष जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, वही आयुष जो एक्स के साथ तस्वीर में था। वो जिंदा था और राघव के ठीक सामने खड़ा था। ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। तो यहीं पर पार्ट 8 खत्म होता है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये आयुष आखिर है कौन? एक दोस्त जो किसी मजबूरी में फंसा है, या फिर एक दुश्मन जो इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड है? इसका जवाब तो अब आगे ही पता चलेगा। आज बात करते हैं क्राइम थ्रिलर द मास्टरमाइंड्स डेडली गेम के उस एक सीन की, वो सीन जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब एक मरा हुआ आदमी लौट आता है? जरा सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसे हर कोई मरा हुआ मान चुका है और वो अचानक से सबके सामने आके खड़ा हो जाए, क्या होगा तब? यही तो है इस सीन का सबसे बड़ा कैच। सीन खुलता है एक अंधेरे चर्च में। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है, एक खामोशी। और यहीं पर इंस्पेक्टर राघव का सामना होता है एक ऐसे इंसान से जिसे वो और उनकी पूरी टीम मुर्दा समझ चुकी थी, और वो है आयुष। रिया की कांपती हुई आवाज में जो सवाल है ना, वो असल में टीम के हर मेंबर के मन का सवाल है। उनका शौक, उनका अविश्वास, सब कुछ साफ है। अरे भाई, उन्होंने अपनी आंखों से लाश देखी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? और बस यहीं पर आयुष पहला बॉम्ब फोड़ता है। वो बताता है कि उसकी मौत तो एक नाटक थी। ये सब मास्टरमाइंड एक्स की एक बहुत सोची समझी चाल थी। क्यों? ताकि आयुष पर्दे के पीछे रहकर एक्स के लिए काम करता रहे और किसी को भी उस पर जरा सा भी शक ना हो। चलिए अब आते हैं कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट पर। ये तो पता चल गया कि आयुष जिंदा है, पर असली सवाल ये है कि इस पूरे खेल में वो आखिर है क्या? शिकारी या फिर खुद एक शिकार? अब जाहिर सी बात है, इंस्पेक्टर राघव वही सोचते हैं जो हम सब सोचते, कि अगर आयुष जिंदा है और इतने बड़े धोखे का हिस्सा है, तो क्या वही एक्स है? राघव का ये सीधा सवाल सीन में टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर आता है दूसरा और शायद पहले से भी बड़ा खुलासा। आयुष कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, एक्स मैं नहीं हूं। वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो तो खुद को एक्स का सिर्फ एक मोहरा, एक पॉन बताता है। मतलब बिल्कुल साफ है, असली खिलाड़ी कोई और ही है। ये जो मोहरा शब्द है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़रूरी है। शतरंज में मोहरा क्या होता है? सबसे कमज़ोर पीस, जिसे अक्सर आगे बढ़ने के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आयुष इस खेल की सबसे कमज़ोर कड़ी है, जिसे मास्टरमाइंड अपनी मर्जी से नचा रहा है और शायद उसे कुर्बान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यहाँ से कहानी एक और भी गहरी परत खोलती है। अब आयुष असली मास्टरमाइंड की पहचान के बारे में कुछ ऐसे क्लूज देने लगता है जो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। और ये क्लू किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब शक की सुई बाहर नहीं बल्कि टीम के अंदर किसी अपने पर ही घूम जाती है। सोचिए, क्या होता है जब सबसे भरोसेमंद साथी ही सबसे बड़ा दुश्मन निकले? और अब बात सिर्फ बातों तक नहीं रहती। आयुष एक ठोस सबूत, एक पुराना खत इंस्पेक्टर राघव के हाथ में थमा देता है। एक ऐसा खत जो इस पूरे खेल की सच्चाई को सामने लाने वाला था। और इस खत में लिखी सिर्फ ये 2 लाइनें सब कुछ साफ कर देती हैं कि मास्टरमाइंड कोई बाहर वाला नहीं बल्कि पुलिस टीम का ही हिस्सा है। कोई है जो उनके हर कदम, उनकी हर चाल को पहले से जानता है। इससे ये साफ हो जाता है कि राघव कितने बड़े और गहरे जाल में फंसा हुआ है। अब राघव और रिया इस भयानक सच को प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि मास्टरमाइंड अपना अगला मूव चलता है, और इस बार माहौल सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि जानलेवा हो जाता है। और सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। मास्टरमाइंड आयुष को नाम बताने से रोकने के लिए हमला कर देता है। अचानक छत से एक रस्सी गिरती है। आयुष का गला कसता है और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। वो सच बताने की अपनी आखिरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ये थे आयुष के आखिरी शब्द, जो कभी पूरे ही नहीं हो सके। वो मास्टरमाइंड का नाम लेने ही वाला था
और ठीक उसी पल उसे चुप करा दिया गया। ये सीन का सबसे टेंशन वाला मोमेंट है, जहां सच जुबान पर आकर बस रह जाता है। तो अब एक लौता गवाह चुप हो चुका है और अब मास्टरमाइंड एक्स खुद सामने आता है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। इस बार वो सीधे इंस्पेक्टर राघव से बात करता है। और यहां मास्टरमाइंड का तरीका देखिए। वो फिजिकली सामने नहीं आता, नहीं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। पूरे चर्च में एक रोबोटिक आवाज गूंजने लगती है और सबको ये एहसास हो जाता है कि एक्स यहीं कहीं है। एक्स की आवाज में ना एक अजीब सा घमंड है, एक तरह का मजाक उड़ाने वाला अंदाज। वो राघव की तारीफ तो करता है, पर साथ ही ये भी जता देता है कि असली खेल, अरे वो तो अब शुरू होगा। वो साफ साफ कह रहा है कि राघव, तुम भी मेरी बिसात के एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। और फिर वो फेंकता है अपना आखिरी पत्ता, एक सीधी खुली धमकी। मास्टरमाइंड ऐलान करता है कि उसका अगला और आखिरी निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर राघव है। तो सीन के आखिर में सिचुएशन क्या है? 1. मुख्य गवाह को चुप करा दिया गया है। 2. ये कंफर्म हो गया है कि कातिल टीम में से ही कोई है। और 3. अब हीरो खुद मास्टरमाइंड के डायरेक्ट निशाने पर है। मतलब हालात इससे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकते थे। और सीन हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाता है। जब हर भरोसेमंद चेहरे पर शक की सुई हो और जान खुद दांव पर लगी हो, तो ऐसे में राघव का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये असली एक्स है कौन? तो चलिए सीधे चलते हैं खून का खेल के उस सबसे धमाकेदार क्लाइमैक्स की तरफ, जहां दोस्ती, धोखा और बदला सब कुछ दांव पर लगा है। देखते हैं कि इस आखिरी खेल में आखिर हुआ क्या था। सोचकर देखिए, एक अंधेरा वीरान चर्च और उसमें गूंजती है मास्टरमाइंड एक्स की आवाज। अगला और आखिरी निशाना तुम हो इंस्पेक्टर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इंस्पेक्टर राघव के लिए उस आखिरी जंग का ऐलान था। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब राघव को पता चलता है कि अगला टारगेट वो खुद है, तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक सच आकर खड़ा हो जाता है कि जो भी गद्दार है वो कोई बाहरी नहीं बल्कि उसकी अपनी ही टीम में छुपा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम के अंदर का वो गद्दार आखिर है कौन? राघव का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है। उसे ये तो पता है कि एक्स कोई और नहीं बल्कि उसका कोई बहुत भरोसेमंद साथी ही है, पर वो कौन हो सकता है? और अब वो पल आ ही गया है जब नकाब के पीछे का चेहरा सबके सामने आने वाला है। एक रहस्यमयी आदमी की एंट्री होती है और इसी के साथ फाइनल फेस ऑफ की तैयारी भी हो जाती है। अचानक चर्च का सन्नाटा टूटता है। काले हुड में एक आदमी कांच की खिड़की तोड़कर सीधा अंदर आ जाता है। राघव बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल उस पर तान देता है और चिल्लाता है, खेल खत्म। लेकिन उस मास्क के पीछे है कौन? राघव उसे मास्क हटाने का ऑर्डर देता है। वो आदमी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना हाथ मास्क की तरफ बढ़ाता है। उस पल में सबकी सांसें जैसे थम सी गई हैं। और फिर वो नकाब हटता है और जो चेहरा सामने आता है वो विक्रम का है। जी हाँ, राघव का अपना साथी विक्रम। इससे बड़ा धोखा भला और क्या हो सकता था? उस पल के लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। इस खामोशी को तोड़ती है रिया की चीख, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ रिया के शब्द नहीं थे, ये हर किसी के दिल की आवाज थी। तो अब जब पहचान सामने आ ही चुकी है, विक्रम आखिरकार इस पूरे खूनी खेल के पीछे की असली वजह बताता है। एक ऐसी वजह जो बहुत ठंडी और सोची समझी थी। एक अजीब सी ठंडी हंसी के साथ विक्रम ये बात मानता है, असल में मैं ही मास्टरमाइंड हूँ। उसने कबूल किया कि ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था, एक वफादार दोस्त का नकाब पहनकर। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या थी? सिर्फ एक चीज, पर्सनल रिवेंज, यानी कि निजी बदला। विक्रम का ये पूरा का पूरा खेल अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए था, जिसे राघव ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। राघव के लिए वो एक क्रिमिनल था, लेकिन विक्रम के लिए वो बेगुनाह था। पर यह खौफ यही खत्म नहीं होता। विक्रम एक और चौंकाने वाली बात कहता है, ये तो बस शुरुआत है। मतलब साफ था, उसका प्लान सिर्फ राघव से बदला लेने तक का नहीं था, खेल अभी और भी बड़ा होने वाला था।
और इसके बाद कहानी एक बहुत ही हिंसक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक ऐसा अधूरा अंत जहां राघव को एक नामुमकिन फैसला लेना पड़ता है, जिसके नतीजे बहुत ही खतरनाक थे। विक्रम एक और चाल चलता है। वो रिया की गर्दन पर चाकू रख देता है। अब राघव के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी पिस्तौल से लड़े और रिया की जान को खतरे में डाल दे, या फिर अपनी साथी को बचाने के लिए सरेंडर कर दे। जैसे ही राघव हार मानकर अपना हथियार नीचे रखता है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आयुष, जो अब तक बेहोश था, अचानक उठकर पीछे से विक्रम पर हमला कर देता है और बस वहां जिंदा रहने के लिए एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पूरी अफरा तफरी और लड़ाई के बीच आयुष अपने आखिरी शब्द चिल्लाकर राघव से कहता है, इंस्पेक्टर भागो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और ठीक तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा का पूरा चर्च आग और धुएं के गुबार में समा जाता है। ये था असली विस्फोटक क्लाइमैक्स। जब धुआं छटता है तो सीन क्या है? राघव और रिया किसी तरह बचकर निकल गए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड विक्रम और टीम का हीरो आयुष दोनों ही गायब हैं। लेकिन जैसा आयुष ने कहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक जब लगता है कि शायद अब सब ठीक हो गया है, एक आखिरी मैसेज आता है जो ये साफ कर देता है कि खतरा अभी टला नहीं है। राघव के फोन की स्क्रीन जलती है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है और उस पे लिखा है, खेल खत्म नहीं हुआ, सीजन 2 जल्दी शुरू होगा। मतलब साफ है, विक्रम जिंदा है। और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर विक्रम जिंदा है तो अगला खेल क्या होगा? एक बात तो तय है, इस बार दांव और भी ऊंचे होंगे और खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।